Hello everyone, this is Shiv Kumar S, Assistant Professor of School of Civil and Environmental Engineering from Anand International College of Engineering, Jaipur. Today I am going to discuss a topic related to your basic civil engineering of second semester, and we are going to discuss about unit 4, that is related to building technology. So some topics, I am just going to start the unit, so you just have to listen carefully. So starting with that topic, we are going to discuss a topic about the selection of site for a building. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी अगर बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हम करें उससे पहले इट इज़ वेरी मच नीडेड कि हम एक साइट को लोकेट करें या उसको सेलेक्ट करें. एंड इट इज़ वाइल सेलेक्टिंग अ साइट फॉर एनी स्ट्रक्चर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन पर्पस, इट हैज सम पॉइंट्स हैज टू बी केप्ट इन माइंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक पर्पस के थ्रू हमें दिमाग में रखना होता है, उसी के थ्रू हमें कोई भी साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं. सो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट शुड बी टेकन अप इन योर माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ साइट. So first is the site must be selected keeping in view the general scope or the purpose of a building and on the basis of extent of privacy desired. When you are going to select a site, जब आप कोई साइट को सेलेक्ट करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि उस बिल्डिंग का या उस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है. हर बिल्डिंग का पर्पस एक नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने घर पे रहते हैं तो वो टाइप ऑफ बिल्डिंग होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और सिमिलरली अदर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जो आपके स्कूल्स हो गए, एजुकेशनल बिल्डिंग हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए. तो सबके पर्पस अलग अलग हैं. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं. द साइट शुड बी सेलेक्टेड इन सच एरिया विच इज ऑलरेडी फुली डेवलप्ड और विच इज फास्ट इन ग्रोथ. तो कोई भी साइट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द एरिया जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी फुली डेवलप्ड. ठीक है, तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए. Site should be selected at such places which comes under the bylaws of local authorities. Bylaws यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है रूल्स और रेगुलेशंस, मतलब जो भी लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडीज हैं जिसके भी अंडर में वो जगह आती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करके ही आप किसी साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं. विदाउट दैट रेगुलेशंस वी कांट सेलेक्ट एनी साइट. द फैसिलिटीज मस्ट बी अवेलेबल एट द साइट लोकेशन. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी साइट आप सेलेक्ट करें तो जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, तो यूटिलिटी फैसिलिटीज़ हैं सच एज वाटर सप्लाई हो गया, आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल नियर बाय द साइट. सिमिलरली जो कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं जैसे कि पुलिस हो गई, फायर प्रोटेक्शन हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ भी नियर बाय लोकेशन में होनी चाहिए. ऑल्सो अम्यूनिटीज़ लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, shopping malls, transport facilities, all these facilities should be available nearby the site. Then site should be located on comparatively elevated place so as to ensure proper and quick drainage. अब जो साइट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कुछ एक हायर लेवल पे होनी चाहिए, मतलब जो पोजीशन होनी चाहिए उसकी कुछ ऊंचाई पे होनी चाहिए, सो दैट प्रॉपर ड्रेनेज जो फैसिलिटी है वो वहां पर प्रोवाइड कराया जा सके. Soil should have good quality characteristics so that design of foundation prove to be economical. Now it is important. जब भी आप कोई साइट को सेलेक्ट करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है. सो सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो अच्छी होनी चाहिए. इससे क्या होगा, जो आप डिज़ाइन करेंगे, जब फाउंडेशन को बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इससे आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगी और प्रॉपरली खड़ी हो पाएगी. Then site location should be such that natural light and air is in abundance. जो आप साइट सेलेक्ट करें वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी हवा आनी चाहिए, या प्रॉपर हवा की यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो प्रोविजन होनी चाहिए. साइट फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मस्ट बी अवे फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. तो मैंने आपको पहले जब बताया था तो मैंने आपको बोला था कि जो पर्पस है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग के पर्पस के हिसाब से आप किसी साइट को सेलेक्ट करें. जैसे कि अगर आपको कोई घर बनाना है, दैट इज यू आर सेलेक्टिंग अ साइट फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि जो आप साइट सेलेक्ट करें इट शुड बी अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से दूर होनी चाहिए, भीड़ भाड़ से दूर, पोल्यूशन से दूर होना चाहिए. देन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मस्ट बी टेकन केयर बिफोर परचेसिंग एनी प्लॉट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर कोई साइट आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ की लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में चेकआउट करना ज़रूरी है. अगर वो साइट डिस्प्यूटेड है, कोई प्लॉट आपने खरीदा, उसमें कोई लीगल इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, देन यू हैव टू फेस अ बिग प्रॉब्लम. सो यू हैव टू अवॉइड सच प्लॉट्स विच आर हैविंग सच अ डिस्प्यूटेड मैटर ओवर दैट. देन वी आर कमिंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें,
हम लोगों के दिमाग में आता होगा, हम जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं भाई जो भी कंक्रीट से या जो हमारे ब्रिक मटेरियल से उनसे बना होता है वो बिल्डिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो बिल्डिंग्स हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है उसके पर्पस के हिसाब से, किस हिसाब से वो बनाया गया है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट इज यूज्ड हियर। So according to NBC, that is the National Building Code, the buildings are classified on the basis of occupancy, मतलब उसकी जो यूसेज है उसके हिसाब से बिल्डिंग्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया है। और जो क्लासिफिकेशन है उनको हमने ग्रुप ए से लेकर ग्रुप आई तक क्लासीफाई किया है। लेट अस सी इट वन बाय वन। ग्रुप ए इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी इज एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, ग्रुप डी इज असेंबली बिल्डिंग्स, ग्रुप ई इज बिजनेस बिल्डिंग्स, ग्रुप एफ इज मर्केंटाइल बिल्डिंग, Group G relates to industrial buildings, Group H is storage buildings and Group I is hazardous building। अब देखिए कुछ टर्म्स यहाँ पे जब से यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात करें, दोनों मोर और लेस सेम एक जैसे लगते हैं। जो ग्रुप बी है वो एजुकेशनल बिल्डिंग है, ग्रुप सी है जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होगी, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही पर्पस के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो पर्पस है वो अलग अलग है। सो लेट अस टेक इट वन बाय वन। सो वी आर स्टार्टिंग विद ग्रुप ए दैट इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पे आप लोगों के घर होते हैं, इंडिविजुअल ड्वेलिंग्स, इंडिविजुअल फैमिलीज जहां रहती है, वो इट इज ऑल दैट कम्स अंडर ग्रुप ए। सो दीज शॉल इंक्लूड एनी बिल्डिंग इन विच स्लीपिंग अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पज विथ और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग और बोथ द फैसिलिटीज। अब देखिए यहां पर सिंपल सा एक डेफिनेशन दे रखा है, द बिल्डिंग्स, जो भी बिल्डिंग है जहां पर आपको एक सोने की जगह या स्लीपिंग अकोमोडेशन प्रोविजन हो, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर डाइनिंग की फैसिलिटी हो या कुकिंग की फैसिलिटी हो या बोथ फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इन सब डिवीजन ग्रुप्स में, लेकिन A1, A2, A3, A4 एंड A5। A1 जो ग्रुप है दैट ऑलवेज रिलेट्स टू द लॉजिंग और रूमिंग हाउसेस। A2 को हमने क्लासीफाई किया है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स। A3 डॉर्मेट्रीज, जो कि हम बोल सकते हैं वो बड़े जो हॉल्स हैं वो हैं डॉर्मेट्रीज। और A4 है आपका अपार्टमेंट हाउसेस या फ्लैट्स, एंड A5 रिलेट्स टू द होटल्स वेयर यू कैन इजिली स्टे ऑन। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप बी दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग्स। अब यहां पर हम लोग दोनों क्लासीफाई करेंगे बिटवीन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब ग्रुप बी इज एजुकेशनल बिल्डिंग्स विच इंक्लूड्स buildings such as school, colleges or daycare purpose for more than 8 hours per week involving assembly for instruction, education or recreation and which is not covered। अब देखें, any building where the educational purpose or where the working or the teaching purpose is going on for more than 8 hours per week, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा, ये कहीं पर भी ऐसे जो पढ़ाई है वहाँ का जैसे सिचुएशन से वो होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गए, आपके कॉलेज हो गए, डे केयर हो गए, तो वो सारी बिल्डिंग्स आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आती हैं। बट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स दैट इज ग्रुप सी, दिस इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग्स और पार्ट देयर ऑफ विच इज यूज फॉर पर्पसेस सच एज मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट और केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस, डिजीज और इंफर्मिटी, केयर ऑफ इन्फेंट्स, then convalescence or aged persons and for penal or correctional detentions in which the liberty of image is restricted। अब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग यहां पर जो बोल रहा है वो एजुकेशन बिल्डिंग से काफी डिफरेंट है। इसका पर्पस है जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जो भी पर्सन फिजिकली या मेंटली जो उनका संतुलन नहीं होता है, उनको जो यहाँ पर जो मेडिकेशन दिया जाता है वो सब आपके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती हैं। जैसे कि आपकी जो ओल्ड एज होम्स हैं वो भी आपके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स में आती हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं जहाँ पर मेडिकेशन हो, ट्रीटमेंट्स हो और विच इज़ वर्किंग फॉर अनदर पर्सन's betterment, all that comes under group C। So institutional buildings ordinarily provide sleeping accommodation for the occupants, मतलब जो भी यहाँ पर रहता है उनके लिए सोने की फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स देता है। फर्दर ग्रुप सी और वी कैन से जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है उनकी फर्दर सब डिविजन है। फॉर एग्जाम्पल सब डिविजन C1 इट इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स एंड सैनिटेरिया। C2 इज द कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि जेल्स और वो सब रिलेटेड होती हैं, वो सब आपके C2 में आते हैं। C3 इज द पीनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुवेनाइल होम हो गए जहाँ पर जो बाय लीगल एस्पेक्ट्स जो लोगों को, कैदियों को रखा जाता है, या जो वो सब आपके C3 ग्रुप में आते हैं। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप डी दैट इज असेंबली बिल्डिंग्स। दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्स, ठीक है, जहां पर
बहुत पीपल की जहाँ पर गैदरिंग हो या वो एक साथ इकट्ठा हो किसी पर्पस के लिए, वैसी बिल्डिंग्स होती हैं असेंबली बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं सोशल, रिलीजियस, पेट्रोइटिक। फॉर एग्जांपल आप बोलें जैसे आपके टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, या आपकी चर्च हो गए, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आप लोग जब गैदरिंग होती है, वो सारा आपका असेंबली बिल्डिंग में आता है। सिमिलरली असेंबली बिल्डिंग्स ऑल्सो they're having examples of theater, motion picture houses, assembly halls, gymnasium, restaurants। तो यहाँ पर जहाँ पर भी गैदरिंग होती है वो सारा आपका ग्रुप डी बिल्डिंग में आता है। नेक्स्ट इज ग्रुप ई बिल्डिंग, दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस बिल्डिंग्स। अब देखें बिजनेस बिल्डिंग्स क्या है। The buildings are part of a building which is used for transaction of business, for keeping of accounts and records and similar purposes। अब देखें जहां पर भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी भी बिल्डिंग में यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, या यहाँ पर जैसे कि आप जाते हैं और आपका वहाँ पर केयर होता है, देन यू आर दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्टेन, उनके पास आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं, मेंटेन होते हैं, आपका अकाउंट्स मेंटेन होता है। तो ऐसी बिल्डिंग सारी आपकी बिजनेस बिल्डिंग्स में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें कि कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट हुआ, तो आप वहाँ पे जाते हैं, उनसे आप दिखाते हैं, तो आपका रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन होता है। सो सच बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज गोइंग ऑन ऑल कम्स अंडर ग्रुप ई। सिमिलरली टाउन हॉल्स हो गए, कोर्ट हाउसेस हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, सिटी हॉल्स हो गए, तो यहाँ पर सब आपकी जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन होती है, आपका अकाउंट मेंटेन होता है, और सब भी रिलेट होता है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। सो ग्रुप ई इज रिलेटेड टू योर बिजनेस बिल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप एफ, दैट इज मर्केंटाइल बिल्डिंग्स। अब इस बिल्डिंग में एक खासियत यह है कि द मर्केंटाइल बिल्डिंग्स दे आर रिलेटेड टू द मर्चेंट्स, ठीक है, जहां पर लेन देन का प्रक्रिया होती है, जैसे कि शॉप हो गए, स्टोर हो गए, मार्केट्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ऑल दिस कम्स अंडर योर mercantile buildings. So group F is your mercantile buildings, while group E is the business buildings. Then we are coming on to the next group, that is group G, which is your industrial buildings. So this include any building or part of a building or structure in which products or materials of all kinds and properties are fabricated, assembled or processed. जो भी बिल्डिंग जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर हो या उसको बनाया जाए या उसका प्रोसेस किया जाए या उसको डिस्पोज किया जाए, जो कंप्लीटली एक ही जगह पर यहाँ पे असेंबल होता है, वो सारी ही बिल्डिंग्स आपकी ग्रुप जी के अंदर आती हैं और उसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के कहलाती है। फॉर एग्जांपल असेंबली बिल्डिंग्स हो गई आपकी, जैसे लैब्स हैं, ड्राई क्लीनिंग प्लांट हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, पंपिंग स्टेशंस हो गए, गैस प्लांट्स हो गए, रिफाइनरीज हो गई, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी ग्रुप जी में या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आती हैं। देन वी आर कमिंग ऑन टू द ग्रुप एच, दैट इज स्टोरेज बिल्डिंग्स। नाम में ही है स्टोरेज बिल्डिंग्स, वेयर यू कैन स्टोर, जहां पर आप किसी भी मटेरियल्स को स्टोर कर सकें। जैसे वेयर हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े जो आपके गुड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए कोई जगह होती है, आपके व्हीकल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको स्टोर करने की जगह हो, तो वो सारी बिल्डिंग्स आपकी ग्रुप एच में आती है। सो ये वी आर सेइंग द डेफिनेशन एज दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग यूज प्राइमरीली फॉर द स्टोरेज और शेल्टरिंग ऑफ गुड्स, वेयर्स, व्हीकल्स और एनिमल्स। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, ट्रांसिट शेड हो गए, और यू कैन से हैंगर्स हो गए, बार्न्स हो गए, स्टेबल्स हो गए, ऑल दीज आर द एग्जांपल जहां पर आप अपने जो भी मटेरियल हमारा वो स्टोर हो सके। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग, दैट इज ग्रुप आई, विच इज कमिंग एज हजार्डस बिल्डिंग। हजार्डस मीन्स डेंजरस। ठीक है, तो कोई भी बिल्डिंग जहां पर स्टोरेज हो, हैंडलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो किसी भी हाईली डेंजरस एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का, वो बिल्डिंग्स आपकी ग्रुप आई में आती है, हजार्डस बिल्डिंग में आती है। एंड कुछ एरियाज जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेइंग अबाउट द थर्मल पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स, ऑल दैट कम्स अंडर योर हजार्डस बिल्डिंग। तो इन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर विच इज मोर डेंजरस और विच इज हैंडलिंग मोर एक्सप्लोजिव्स, दे आर ऑल कमिंग अंडर योर ग्रुप आई बिल्डिंग्स। सो ये आपकी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स थी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स थी, विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पर्पसेस, और उनके नेचर के हिसाब से हमने इसको ग्रुप ए से लेकर ग्रुप आई तक इसको क्लासिफाई किया है। आई होप जो अभी टॉपिक हमने दोनों लिए हैं, इज इट क्लियर टू यू, एंड आई होप इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि और कैसे इसको थियरी में हम इसको लिख सकें। सो थैंक यू वेरी मच।